हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। आज हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। रिलेशन फंक्शन सेट्स, ये दो चैप्टर हम पढ़ चुके थे। आज हम अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास 11th, अपने 11th के सब्जेक्ट सिलेबस के ऊपर, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री ना होकर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। 4-5 एक्सरसाइज के बाद आप सबको हम ये क्लियर करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कह दिया। बच्चे रिलेशन फंक्शन हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है। अभी तक आपने सिंपली साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ये आपने सब टी रेशोज पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पढ़े हैं। आप सबने पढ़ा है कि जो साइन है, जो साइन थीटा है वो आपका P बाई एच होगा, जो कोस थीटा है वो B बाई एच होगा, जो टेन थीटा है वो P बाई B होगा। ऑल दीज आर टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। बट हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं कहूंगा कि जो साइन एक्स है ना, व्हेन वी राइट y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि जो साइन एक्स है ना, इस साइन एक्स का बच्चे जो ग्राफ बनेगा, अभी हम 3-4 एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं कि इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों हो गया, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ऊपर अब आगे लेवल की बात आ गई है। साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। आप कोई भी बच्चे परेशान ना हो कि कैसे आ गया, ये 4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज के बाद हम जानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो ये एक फंक्शन है। आपको सबको मैंने फंक्शन की एक 12th क्लास में जो फंक्शन का लेक्चर बनाया था वो आप सबसे शेयर किया था। आप सबने फंक्शन को जाना होगा कि कौन फंक्शन होता है। तो वहां पर एक मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट दिया था। आप इस पे कोई भी वर्टिकल लाइन डालोगे तो वो लाइन इस फंक्शन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो x की हर वैल्यू पे y अपनी यूनिक इमेज बना रहा है। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक फंक्शन है। ऐसे ही जितने भी साइन, कोस, टेन वगैरह जितने भी ग्राफ स्टडी किए जाएंगे वो सब फंक्शंस होंगे। दैट्स वाई हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम दे रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में, ग्राफ के बारे में तो हम बाद में डिटेल से जानेंगे 4 एक्सरसाइज के बाद। फिलहाल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा हम उस पर बात कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए इस चैप्टर को। बहुत काम का चैप्टर है। आगे हायर क्लासेस के अंदर इस चैप्टर पे बेस रहेगा आगे का मैथमेटिक्स। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा बताया। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चे, जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड है और ये 3 वर्ड से मिलके बना है। दिस वन इज ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। एक्चुअली मेट्रोन था, मेट्रोन से जब ये मिक्स किया गया तो मेट्री ले गए। इन ग्रीक लैंग्वेज ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3। इन ग्रीक लैंग्वेज गोनो मीन्स साइड्स, और कहीं कहीं एंगल्स भी इसको कह देते हैं, साइड्स, एंगल्स। और मेट्रियन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। So literally the meaning of trigonometry is 3 angles measurement, 3 angles measurement, कि 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री है। 3 साइड्स एंड एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री है। लिटरली ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ये था। अब बच्चे, जो ट्रायंगल है,
ट्राइंगल भी कौन सी, स्पेशली कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करेगा। आप सब ने 10th क्लास में डिस्कस किया है, तो आप सब जानते हो जैसे ये JKL, ये JKL, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो ये आप देख रहे हो ये बेस है, ठीक है, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइट, हाइपोटेन्यूस, राइट। अगर मैं इस एंगल पे काम करूं, इस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हमेशा ये आप दिमाग में रखें, जिस एंगल पे काम कर रहे हैं उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एंगल 90 फिक्स है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो ग्रीक में जो चला, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रोन मेजरमेंट, 3 एंगल्स मेजरमेंट, बेसिक मतलब कहां से ये स्टार्टिंग थी, कहां से ये चीजें थी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या बता रहा है। JKL दिस, राइट। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स कितनी हैं, तो आप सब कहेंगे कि इसमें 3 साइड्स हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई JK, यस एक JK है, एक हो गई KL, यस KL है, और एक हो गई LJ। सो देयर आर 3 साइड, JK, KL, LJ। अगर मैं इन तीनों साइड्स का एक दूसरे से कंपैरिजन करूं, बच्चे जब भी कंपैरिजन का नाम आता है तो इसका मतलब तुलना करेंगे, और तुलना अगर करनी है तो मैथमेटिक्स में कहता है उनका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो अगर मैं इन तीनों साइड्स का एक दूसरे से कंपैरिजन करूं, रेशियो निकालूं, तो क्या क्या रेशियो होंगे? एक तो होगा JK अपॉन KL, यस दिस अपॉन दिस। एक होगा JK अपॉन LJ, यस। एक होगा KL अपॉन JK, एक होगा KL अपॉन LJ, एक होगा LJ अपॉन JK, और एक होगा LJ अपॉन KL, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है, उन 3 साइड्स का एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो उनके सब रेशियो ये बनेंगे। अब जो JK है वो हमारा P है, परपेंडिकुलर हाइट, और जो KL है वो हमारा बेस है। इसी तरह JK हो गया P और LJ हो गया H, ये हमारा हो गया B, ये हो गया P, ऐसे ये हो गया B और ये हो गया H, ये हो गया H और JK हो गया P, ये हो गया H और KL हमारा हो गया B, ठीक है। अब सब बच्चे ध्यान से देखते रहें, नोटबुक पेन लेकर के सब बैठे हैं, मेरे साथ साथ सारी चीजें ड्रॉ करते रहें, अच्छे से देखते रहें, समझते रहें। P/B, बच्चे जो P/B है, अच्छा इसको याद करने के लिए हमने एक थोड़ा सा एक फनी वे में एक चीज याद रख ली, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जो P/H है इसको नाम दिया गया साइन, मतलब ऐसा नहीं कि इस रूल के कारण इनका नाम दिया गया, पहले इनके नाम ये हुए, फिर याद करने के लिए हमने इसको ऐसे एक इजी तौर पे एक ऐसे राइम सा बना लिया। सो P/H इसका नाम क्या था? साइन। बच्चे पूरा नाम ये है, SINE, साइन, पूरा नाम ये है। ये सब ग्रीक वर्ड्स ही आए, राइट, साइन। अगर हम बात करें B/H, तो जो B/H है, ये B/H का नाम कोसाइन, कोसाइन। अगर हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में तो बच्चों इनके नाम यज्ञ वगैरह कुछ अलग ही नाम है, ठीक है। ये जो साइन कोसाइन वगैरह ये सब वहां से जब ग्रीक से शुरुआत हुई इन सब की, तो वहीं से ये नेम आए और आज तक ये यही प्रचलन में है मैथमेटिक्स के अंदर। तो अगर हम बात करें P/B,
P बाई बी, ये नाम था पूरा इसका टेंजेंट, ये पूरा नाम है टेंजेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन हो गए, मैं कहूंगा बेसिकली दो ही हैं, एक तो साइन एक कोस। ठीक है, एक साइन है एक कोस है, दो हैं ये बेसिक। जब साइन को कोस से डिवाइड किया गया तो एच से एच कैंसिल हो गया, P बाई बी, उसका नाम टेंजेंट हो गया। तो साइन और कोस दो ही थे, अब इन साइन और कोस पे ही आपस में रिलेशन बनाए गए तो बाकी सब निकल आए। अब जैसे कोस को साइन से डिवाइड करेंगे तो इसका उल्टा b बाई पी होगा, जिसका नाम पड़ा कोटेंजेंट, पूरा नाम कोटेंजेंट। जब हमने साइन का रेसिप्रोकल किया h बाई पी, तो साइन का जो रेसिप्रोकल था उसका नाम था कोसिकेंट, पूरा नाम ये है कोसिकेंट। और जब हमने इस किसका कोस का उल्टा किया h बाई बी, तो बच्चे इसका पूरा नाम था सीकेंट, सीकेंट। बहुत आराम से इस चैप्टर को समझे पूरा, बच्चों कोई स्पीड नहीं पकड़ेंगे अभी हम, बहुत अच्छे से लेक्चर को आप समझे, एक एक बात अच्छे से बिल्कुल पूरा उसके रीजन के साथ, ठीक है, बेसिक से सारी बताई जाएगी आपको। तो आप सब समझ पा रहे हो कि ये सब जो नेमिंग थी ना, ये सब ऐसे ही इनकी नेमिंग हुई। जब इनके साथ एंगल आया तो इसको शॉर्ट में हम टेन थीटा लिखने लग गए, साइन थीटा लिखने लग गए, ये कोट थीटा बन गया, ये कोस थीटा बन गया, ये कोसेक थीटा बन गया, ये सेक थीटा बन गया। ठीक है, जब एंगल लगाए साथ में तो हम इनको शॉर्ट में ये बोलने लग गए, पूरे नाम इनके ये हैं, राइट। बच्चों ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आई एम सॉरी, टी रेशियो है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कहानी अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सब टी रेशियो है जो आपने 10th क्लास में पढ़े। इन सब में कुछ आइडेंटिटीज बनी, जो बेसिक आइडेंटिटी है जो आप 10th क्लास में पढ़ करके भी आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, उन तीनों का रिजल्ट 1 होता है। वो पाइथागोरस थ्योरम के कारण हुआ, तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, उन तीन आइडेंटिटीज पे और उन तीन आइडेंटिटीज के प्रूफ पे। ठीक है, फिलहाल ये टी रेशियो के बारे में मैंने थोड़ा आपको बिल्कुल हिस्ट्री लेवल पे जाकर के बताया। अब हम अपनी शुरुआत करेंगे कि हमारा जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो कहां से स्टार्ट है, कौन से टॉपिक से हमारी स्टार्ट हो रही है। आप सब इस इंटीग्रेशन I'm sorry बच्चों, हम सब इस ट्रिग्नोमेट्री के यूज से तो बच्चों हम सब बिल्कुल अवेयर हैं ही हैं। आपने 10th क्लास के लेवल पे बहुत से क्वेश्चंस इस ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड किए हैं, स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस पे, तो वहां आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी हेल्पफुल है इंजीनियरिंग में, मॉडर्न साइंस में। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। चलिए, अब मैं अपना 11th का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास डिस्कशन है आज का एंगल। सबसे पहले हम एंगल के बारे में जानेंगे, हाउ वी डिफाइन एन एंगल, एंगल को कैसे डिफाइन करें। आप सब मेरे सामने होते तो आप से सबसे मैं ऐसे इनसे रिप्लाई लेता। बहुत से बच्चे बहुत सी बातें बताते हैं एंगल्स के बारे में, क्योंकि 10th क्लास तक ऐसा नहीं है, एंगल्स के बारे में तो सबने सुना ही हुआ है, जाना हुआ है। तो एंगल के बारे में मैं दो डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। एक तो एंगल की डेफिनेशन यूक्लिडियन डेफिनेशन। आप देखिए बच्चे, ये जो यूक्लिड है ना, यूक्लिड, आपने यूक्लिडियन लेमा, डिवीजन लेमा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। वही यूक्लिड मैथमेटिशियन, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है। ज्योमेट्री का जो जन्मदाता है वो यूक्लिड है। यूक्लिड ने ज्योमेट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स के बारे में शुरुआत करने वाला यूक्लिड था।
बेसिक सिखाने वाला यूक्लिड था ज्योमेट्री की। तो यूक्लिड, अब जो भी ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आप यूक्लिड की डेफिनेशन पढ़ोगे कि यूक्लिड ने उस चीज को कैसे डिफाइन किया। लेकिन यूक्लिड ने जब उन चीजों को डिफाइन किया तब से लेकर के आज तक बहुत ज्यादा चेंज आ चुके हैं उन सभी चीजों में। तो आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो मॉडर्न चीजों से अगर आप चीजों को देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या है, दोनों में फर्क आ जाता है। तो जब भी हम कोई भी ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो जानेंगे यूक्लिड ने उसको कैसे डिफाइन किया था, और एक जानेंगे मॉडर्न डेफिनेशन कि आज की डेफिनेशन क्या कहती है। मॉडर्न डेफिनेशन, यूक्लिडियन डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, दोनों ही हम एंगल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड ने एंगल के बारे में क्या कहा। यूक्लिड के अकॉर्डिंग एंगल क्या है, तो जैसा बुक में वर्ड टू वर्ड है मैं वो बता रहा हूं आपको। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, एन एंगल इज द inclination of a line to another line and is always positive. Thus, according to this definition, an angle cannot be greater than two right angles as well as it cannot be negative. But these limitations have been removed so that an angle may be of any magnitude and it may be positive or negative. देखें यूक्लिड ने क्या कहा। यूक्लिड ने कहा एंगल क्या है, एंगल एक लाइन का दूसरी लाइन पे इंक्लाइनेशन है, ये झुकाव है। एक लाइन है ये ए बी, एक लाइन है ये ए सी, एक लाइन का दूसरी लाइन पे क्या है, झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, ये एंगल है। ठीक है। और यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या था, यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया और वो एंगल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। आप ये ना समझे कि मैं एंगल की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, जो मैं बता रहा हूं वो यूक्लिड ने जो बताई वो फिक्स ही हो गई। मैं अभी इन दोनों से कंपेयर करूंगा, दोनों की बातें बताऊंगा और फिर कहूंगा कि यूक्लिड आज डेफिनेशन कौन सी चलती है। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल एक लाइन का दूसरी लाइन पे क्या है, इंक्लाइनेशन है और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये कहा गया कि यूक्लिड के अकॉर्डिंग एंगल कभी भी दो राइट एंगल से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप यूक्लिड की डेफिनेशन पे ही बात करते हैं। एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, इंक्लाइनेशन ये हुआ तो एंगल ये हो गया। अगर ये लाइन यहां होती तो एंगल ये होता, यहां होती तो एंगल ये होता, यहां है तो एंगल ये है, यहां है तो एंगल ये है। तो लास्ट एंगल 180 डिग्री तक हो गया ना। अब ये लाइन अगर यहां है तो एंगल ऐसे देख लिया उन्होंने, तो अगर यू घूम करके आएंगे तो 180 से ज्यादा होगा, और अगर यहां देखें तो 180 से कम ही है। अब सब समझ पा रहे होंगे, इतना एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री से कम है। अगर ये लाइन यहां है, अगर कोई दो लाइन ये और ये कट करके गई और इन दोनों के बीच एंगल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये तो ये दोनों सेम, ये और ये दोनों भी सेम, एंगल 1 2 एंगल 3 4, तो एंगल तो दो ही बने ना, या तो ये या ये। और ये एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं बनेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री। जब एक लाइन ये ए बी, एक लाइन ये ए सी, ये ऐसे एंटी पैरेलल आ जाए तो ये कैसा होगा, एंटी डायरेक्शन आ जाए सॉरी, तो ये कैसा होगा, 180 डिग्री होगा लास्ट। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग एंगल क्या था, एक लाइन का दूसरी स्ट्रेट लाइन पे इंक्लाइनेशन था, और वो इंक्लाइनेशन एंगल हमेशा पॉजिटिव में मेजर होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आज जब आप बात करते हैं तो एंगल पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
यूक्लिड ने जो कहा ना कि एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि एंगल मैक्सिमम 180 डिग्री ही होगा। 180 डिग्री से ज्यादा कितने भी मैग्नीट्यूड का एंगल हो सकता है। तो अब चलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ, जिन्होंने बताया एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन जो आज चलती है। वो क्या? मॉडर्न डेफिनेशन, according to a more general definition, an angle is defined to be the amount of revolution that a line undergoes while revolving about one of its extremities in the passing from a fixed initial position to another position. बहुत अच्छी डेफिनेशन देखना, मॉडर्न डेफिनेशन ने क्या कहा। जो आज की डेफिनेशन है, जो मॉडर्न डेफिनेशन बनी इस एंगल के लिए ही, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी? यूक्लिड ने क्या कहा कि एंगल एक लाइन का दूसरी लाइन पे इंक्लाइनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि एंगल एक लाइन का दूसरी लाइन पे तो इंक्लाइनेशन है ही नहीं, बल्कि एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशंस है। एक रे का, एक जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, ए बी। ये ए बी एक रे है, लाइन है। ये अपने एक एक्सट्रीमिटीज पे, एक्सट्रीमिटीज एक बार स्पेलिंग में थोड़ी सी मैं हो सकता है मिस्टेक कर गया हूं। एक्सट्रीमिटीज, यस, एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल सही। तो इसका जो एक एक्सट्रीमिटी मतलब कॉर्नर, तो इस ए बी पे एक कॉर्नर हमने ए फिक्स किया, ठीक है। ये यहां इस समय ये ए बी एक रे है, कुछ टाइम बाद ये यहां रिवॉल्व होकर के यहां आ गई, सॉरी, ये पॉइंट ए पे, इस एक्सट्रीमिटी पे ये रे रिवॉल्व होकर के यहां आ गई, रिवॉल्व होकर के, घूम करके। तो ये अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन हुआ। ये जो घूमा है इसका जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट एंगल है। बच्चों एक बात आप समझना, जैसे ये ए बी है, जब ये अपने कॉर्नर पे घूमेगी ये लाइन, ऐसे आप टिक 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 करते हुए ऐसे घुमाओगे, तो ये ऐसे घूम करके वापस यहीं आएगी ना। ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन यहां घूम करके यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे छोटे छोटे कितने भी हिस्से बना सकते हैं। ऐसे घूम करके ये फिर यहीं पे आ गई ना। तो एक पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने पर, जैसे एक ये ए बी है, एक ये ए सी है, तो ए बी से ए सी तक जाने पर ये जो रिवोल्यूशन है, ये जो पूरा चक्कर है, इसका कितना अमाउंट लिया? इतना वाला अमाउंट लिया ना बच्चे, ये अमाउंट लिया ना। ये ए बी था हमारा, ये ए बी है और ये ए सी है। तो ये जो अमाउंट है, दिस इज एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। क्यों? क्योंकि ये एक अमाउंट है। किसका अमाउंट है? इस पूरे रिवोल्यूशन का, इस पूरे चक्कर का। जब मैं कहता हूं कि ए बी और ये ए डी, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये इस पूरे रिवोल्यूशन का एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, ये एंगल है। जब ये यहां आ गया तो एंगल इतना हुआ, जब ये यहां आ गया तो वो अमाउंट इतना हुआ, जब वो यहां आ गया तो अमाउंट ये इतना हुआ, ना कि यहां से। अब दो चीजें बना दी, एक तो क्लॉकवाइज, एक तो बनाई क्लॉकवाइज और एक बनी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जब हमारी रे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी,
घड़ी जैसे चलती है उसके अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो एंगल थीटा पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा, वो अमाउंट पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा, ये मॉडर्न डेफिनेशन कह रही है। और अगर वो रे, वो लाइंस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक क्लॉकवाइज गई है तो वो एंगल थीटा नेगेटिव में मेजर किया जाएगा। I mean, अगर मैं ये देखूं इस ए बी से ये ए ई कह दिया, ये एंगल कितना बना, तो ये इनिशियल, ये फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने पर ये कैसा हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ ना, तो ये एंगल जो थीटा आएगा ना ये नेगेटिव में मेजर होगा। यूं चलेगा तो ये यहां से यहां तक का एंगल कैसा है, पॉजिटिव, और 180 से ग्रेटर है। यहां तो क्या कह रहा था 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां 180 से ग्रेटर हो गया। इतना एंगल देखोगे तो ये नेगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा। I mean, अगर आप एंगल को ऐसे देखते हो तो ये जो थीटा आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर आप एंगल को ऐसे लेकर के आए हो कि ए बी है और ये ऐसे ए सी यूं आया है तो ये जो थीटा है ये नेगेटिव में होगा, और ए बी से ये ए सी अगर गया है तो एंगल क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया तो एंगल पॉजिटिव होगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा एंगल के बारे में। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है, मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है, ठीक है। और ये एंगल के बारे में आपको अच्छे से डिस्कशन हो गया होगा। अब हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखिए, जब एक चक्कर लगेगा तो 4 इसके बराबर हिस्से कर देते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल्स देखते हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में एंगल की लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, ठीक है। ये सब हम जानते हैं, अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अब सबके पास अगर बुक अवेलेबल है तो इनके बारे में जो कंसेप्ट है वो आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें, एक एक चीज को आप जाने समझें अच्छे से। लीजिए बच्चे, हम बात करते हैं अब क्वाड्रेंट्स के बारे में और एंगल का सेपरेशन ऑफ एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। तो देखिए, जब हमने कहा ये जब एक लाइन जब दूसरी लाइन तक पहुंची है, जब ये लाइन पूरा चक्कर लगा करके वापस यहीं पहुंची है तो पूरा इन्होंने एक सर्कल बनाया। I mean, जब ये यहां से यहां तक आएगी तो पूरा एक राउंड बनेगा, ठीक है। तो ये राउंड हमने, अब देखिए राउंड चाहे ये देखें चाहे ये देखें चाहे कितना भी बड़ा राउंड देखें, है तो सब 360 का ही। तो इन राउंड को 4 हिस्सों में हमने इक्वली बच्चे सेपरेट किया, तो ये क्वाड्रेंट बन गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चाहे मैं इस छोटे राउंड पे बात करूं, चाहे इस बड़े पे, चाहे इस बड़े पे, चाहे इस बड़े पे, बच्चों अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन तो वही रहेगा ना। I mean, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से यहां तक की बात करूंगा तो ये एंगल 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक है, चाहे मैं इस पे बात कर लूं, चाहे मैं इस पे बात करूं, चाहे मैं इस पे बात करूं, सारे ही ये कितने हैं, 0 से 90 डिग्री तक हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 डिग्री, क्योंकि मैं कैसे चल रहा हूं, इस साइड कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल कैसे मेजर होगा, पॉजिटिव में मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। 180 से यहां आकर के 270 तक हो गया ये, और ये 270 से 360 डिग्री तक हो गया ये, यहां पर आपका 270 डिग्री लिमिट थी, 270 से 360। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री, थर्ड में 180 डिग्री से 270, फोर्थ में 270 से 360 डिग्री तक एंगल का अमाउंट रहता है, इस रिवोल्यूशन का अमाउंट रहेगा। अब आपको बहुत अच्छे से एंगल के बारे में डैम श्योर की समझ में आ रहा होगा। एक चीज और समझिए, अब अगर हम इस सर्कल को ऐसे डिस्कस करते हैं तो ये एंगल हमारा -90 से 0 तक होता, ये हमारा -180 डिग्री से 190 डिग्री, ये -270 डिग्री से -180 डिग्री, और ये -270 से 0 तक हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने अब इसको ऐसे मेजर किया था यूं, तो जब यूं
क्योंकि इनिशियल तो यहीं पे था, इनिशियल तो यही था। यहां से जब यू मेजर करेंगे तो एंगल नेगेटिव में, आई मीन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर होगा तो एंगल नेगेटिव में मेजर किया जाएगा। तो कंफ्यूजन दूर हो गया आपको, एंगल के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब जब हम किन्हीं भी चीज को मेजर करते हैं तो बच्चे उन सब की कोई ना कोई यूनिट जरूर होती है। अपने फिजिक्स में भी बहुत सा चीजें पढ़ी होंगी कि सभी की अपनी कोई ना कोई यूनिट जरूर रहती है। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है, जब आप लेंथ पढ़ते हो, वॉल्यूम पढ़ते हो, एरिया डिस्कस करते हो, सरफेस एरिया जो भी है, वेट, लेंथ, राइट, तो आप उन सब की कोई ना कोई यूनिट जरूर पढ़ते हो, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर। ऐसे ही जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल की अपनी यूनिट होती है। तो टाइम टू टाइम एंगल की यूनिट बदलती रही है। तो बच्चे एंगल को मेजर करने के 3 ट्रेंड अब तक आए हैं इस दुनिया में। तो सबसे पहला जो ट्रेंड था वो था सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। जो फर्स्ट था वो था हमारा सेक्साजेसिमल, और यू कैन से इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, सेक्साजेसिमल और यू कैन से इंग्लिश सिस्टम। सेकंड हमारा था सेंटीसिमल सिस्टम, ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल, और यू कैन से ये जो सिस्टम था हमारा फ्रेंच सिस्टम था, फ्रेंच सिस्टम। एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। एंगल को मेजर करने के टाइम टू टाइम ये हमारे 3 ट्रेंड रहे हैं। तो पहले मैं जान लेता हूं सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या था। सेक्साजेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग वन राइट एंगल, जो वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल जो हम आज भी डिस्कस करते हैं, वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। वन राइट एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल हो गया कितना? 90 डिग्री। इन्होंने डिग्री में मेजर कराया, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, वन राइट एंगल 90 डिग्री। और फिर इन्होंने इस डिग्री को भी तोड़ दिया। आई मीन इन्होंने कहा कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, मतलब जैसे ये यहां तक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, ऐसे पहुंचते पहुंचते ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये 90वें नंबर तक आई। ठीक है, आप डी देखिए, आपके पास वो जो कंपास है उसमें देखिए आप, जैसे बिल्कुल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3, छोटा 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 करके एक डिग्री बढ़ करके तब ये इसके परपेंडिकुलर होगी, तब ये एक राइट एंगल बन गया। अब ये कहा गया कि जब ये यहां से यहां तक आई है तब भी ये 60 हिस्से में बट करके यहां पे पहुंची है। तो 1 डिग्री कितना? 60 मिनट। मतलब इस हिस्से को हमने, इस 1 डिग्री वाले हिस्से को हमने और 60 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करा दिया। तो 1 डिग्री 60 मिनट, मतलब इस 1 डिग्री के भी छोटे छोटे और हिस्से 60 हिस्से कर दो तो 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है। और फिर कहा कि अब मिनट को भी तोड़ो, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये मिनट के लिए, ये सेकेंड के लिए, ये डिग्री के लिए। और भी छोटा कर दिया। अब इन्होंने कहा कि जो 1 मिनट है ये छोटा सा था, 1 मिनट था, इस 1 मिनट के भी 60 छोटे छोटे हिस्से और, तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड। ये इंग्लिश सिस्टम था, सेक्साजेसिमल सिस्टम। वन राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री जब एक डिग्री 90 हुए तो 90 डिग्री बना। 1 डिग्री के 60 हिस्से और किए बराबर, तो एक हिस्सा 1 मिनट कहलाया, एक हिस्सा छोटा सा हिस्सा 1 मिनट कहलाया। जब एक मिनट के 60 हिस्से पूरे हुए तो 1 डिग्री बना था।
और जो 1 मिनट है उस 1 मिनट के और 60 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा 1 सेकंड था, तो 60 सेकंड के हिस्से जब पूरे हुए तो वो 1 मिनट बने। ठीक है, ये था। दूसरे में सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, ये बहुत कम अब यूज में है, ऑलमोस्ट खत्म ही है, बहुत कम जगह यूज में है। ये तो यूज में रहता है, ये ऑलमोस्ट यूज में नहीं है, क्योंकि इसके साथ हिस्ट्री बहुत मैटर करती है बच्चों। इंग्लिश सिस्टम है, यूके इंग्लैंड, वहां से आया कंसेप्ट, ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे वो इस चीज को फॉलो करते थे। हिस्ट्री की मैं बात की क्योंकि आप सब जानते हो ब्रिटिश जो इंग्लिश है, ब्रिटिशर्स है, वो ऑलमोस्ट जहां भी गए अपना कोई ना कोई अपनी कंपनी सेटअप की, वहां पर रूल किया उन्होंने। तो जहां पर वो रूल करते थे, अपनी ही जो बातें उन्होंने सीखी है उसी को वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैलाते थे। दैट्स वाई इनका ये ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, इनका ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इनकी फ्रेंच हिस्ट्री में आप जानोगे तो फ्रेंच कॉलोनीज भी बहुत ज्यादा थी, उन्होंने भी कई जगह जाकर के रूल किया है, लेकिन इनका कंसेप्ट इनके सामने कहीं फीका पड़ गया। आई मीन इन्होंने ज्यादा टाइम तक रूल किया तो इनके कंसेप्ट को दबा दिया, और इनका कंसेप्ट ज्यादा टाइम तक रहा और आज भी है। फ्रेंच सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था? इनके अकॉर्डिंग वन राइट एंगल 100 ग्रेड था। मतलब जब उन्होंने कहा, जब 1 से लेकर के ये 100 तक पहुंचते हैं, ऐसे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 ऐसे 100 छोटे छोटे हिस्से पार होंगे तो ये एक राइट एंगल बनेगा जो 100 ग्रेड है। और जो रेवोल्यूशन है, ये छोटा छोटा ये 1 ग्रेड है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 100 पूरे होंगे तो ये 100 ग्रेड बनेगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो 1 ग्रेड है, अब बिल्कुल आप समझें, जो 1 ग्रेड है, इसको साफ कर लेते थोड़ा सा, काफी कुछ इसमें हमने ऊपर नीचे साइन लगा दिए हैं। और इन्होंने कहा जो 1 ग्रेड है, ये जैसे 1 ग्रेड है, इस 1 ग्रेड के भी फर्दर 100 हिस्से कर दिए, ऐसे ये 100 हिस्से कर दिए। तो 1 ग्रेड इन्होंने कहा कि 100 मिनट के इक्वल है। 100 में इन्होंने कन्वर्ट किया, 100 मिनट्स के इक्वल है। और फिर इन्होंने 1 मिनट को 100 सेकंड में कन्वर्ट किया, बिल्कुल इनके जैसे ही। आप देख सकते हो इन्होंने तो क्या किया, पहले तो इनको 90 हिस्से बनाए, फिर 90 में जो एक हिस्सा था उसके 60 करते गए मिनट सेकंड में। यहां पर 100 हिस्से करते गए, 100 बने तो एक राइट एंगल बना, 1 ग्रेड को 100 हिस्से किए तो 100 मिनट हो गए, और 1 मिनट के 100 हिस्से किए गए तो 1 मिनट बराबर हुआ 100 सेकंड्स के। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर सर्कुलर सिस्टम। बच्चे एक्चुअल में जब एंगल की डेफिनेशन बनाई गई, एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एंगल था वो सर्कुलर सिस्टम से ही आया था, सर्कुलर सिस्टम से ही एंगल बनाया गया था, इसी से ही एंगल का फॉर्मूला बनाया गया। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, अंग्रेज लोग जहां भी गए वहां पर रूल किया, उन्होंने क्या किया, अपना कंसेप्ट दिया और अपने कंसेप्ट को इस सर्कुलर सिस्टम से लिंक करा दिया। तो देखना सर्कुलर सिस्टम क्या था। सर्कुलर सिस्टम में क्या था, इन्होंने कहा कि क्या है कि जैसे पूरा रेवोल्यूशन लोगे तो एक सर्कल बनेगा। अब ये लाइन इनिशियल यहां थी, फाइनल यहां है, तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को मेजर करना है कि कितना एंगल आएगा, इनके बीच में जो एंगल है वो मेजर करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्कल के ऊपर, तो चलिए मैं यहां देखता हूं, मुझे एंगल ये थीटा मेजर करना है, तो ये आपका रेडियस आर, ये रेडियस आर, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगी, लेंथ ऑफ आर्क, इसको एल से लिखा गया। सर्कुलर सिस्टम में ये कहा गया, बहुत अच्छी इन्होंने एक रिजल्ट दिया, इन्होंने कहा कि जो एंगल होता है ना थीटा, वो इस रेवोल्यूशन में, इस पूरे चक्कर में, इस पूरे सर्कल में आर्क और रेडियस का रेशियो होता है। मतलब अगर आप इस
आर्क की लेंथ को इस रेडियस से डिवाइड कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये इस एंगल को बताएगा. आई मीन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला टू फाइंड एंगल. थीटा किसके इक्वल होगा? एल बाई आर के. और ये जो एंगल आएगा ना, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, एल बाई आर का जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट रेडियन में होगी. ये सबसे पुरानी यूनिट थी एंगल को मेजर करने की, रेडियन में. अब इंग्लिश सिस्टम में क्या हुआ, इस रेडियन को ही डिग्री में कन्वर्ट करा दिया. उन्होंने कंसेप्ट ये दिया तो उन्होंने क्या किया, अपने कंसेप्ट को इस कंसेप्ट से लिंक करा दिया, इस रेडियन से ही डिग्री बनाई. तब ये जाकर के ज्यादा प्रैक्टिकल में यूज में आने लग गई. सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और एल बाई आर से जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में मेजर होगा? रेडियन में. जब हम बात करते हैं 1 रेडियन, जब हम बात करेंगे 1 रेडियन, सो 1 रेडियन मीन्स इफ वी से थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल दिस लेंथ, आर रेडियस. इफ एल इज इक्वल टू आर, आई मीन जो रेडियस है, जितनी ये रेडियस की लेंथ है, अगर वही लेंथ इस लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो, जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ इस आर्क की हो, तो दोनों को डिवाइड करने से रिजल्ट 1 आएगा ना. अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो दोनों को डिवाइड करने से रिजल्ट क्या आएगा? 1. तो जो ये 1 है, ये 1 आपका रेडियन है. आई मीन मैं आपको यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि 1 रेडियन मतलब क्या. 1 रेडियन मतलब आप जितनी आपकी रेडियस है उतनी लेंथ ऑफ आर्क हो, तो दोनों को डिवाइड करने से जो रेशियो आएगा वो रेशियो हमारा 1 रेडियन होता है. तो सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग थीटा को एल बाई आर लिखा गया. ठीक है. और इस सर्कुलर सिस्टम को ही इस इंग्लिश सिस्टम से कनेक्ट कराया गया कि सर्कुलर सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम से कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे एंगल को कनेक्ट किया जाए. वो क्या था, इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास बच्चे लेट अस सपोज 60 डिग्री है, इनके लिए जो 60 डिग्री है, चलो 90 पे बात करते हैं, 90 डिग्री है. इस 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? इस 90 डिग्री को रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दिया. तो ये रिजल्ट कितना आ गया? पाई बाई 2. रिजल्ट कितना आ गया? पाई बाई 2. तो जब भी कभी डिग्री से रेडियन बनाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो. किससे मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180. तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा? पाई बाई 2. थीटा कितना आया? थीटा हमारा आया पाई बाई 2. खाली पाई बाई 2 लिखोगे तो अंडरस्टूड है रेडियन है, और अगर आप पाई बाई 2 रेडियन लिख दे तो भी अंडरस्टूड है कि ये रेडियन में है, या फिर पाई बाई 2 के ऊपर ये छोटा सा c लिख दें तो ये तीनों एक ही बात है. खाली छोड़ दे तो भी पाई बाई 2 रेडियन है, पाई बाई 2 रेडियन लिख दे तो अंडरस्टूड है ही है, और पाई बाई 2 के ऊपर अगर हम c लिख दें तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी क्या है? पाई बाई 2 रेडियन. ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी. डिग्री से रेडियन बनाने का तरीका इन्होंने क्या ढूंढ, इसका भी प्रूफ है, वो बताएंगे हम आपको. और पाई के बारे में आप सब जानते ही हो, 22/7, लेकिन 22/7 एक्चुअल में पाई की वैल्यू नहीं है. तो इसके ऊपर, पाई के ऊपर बिल्कुल हम 2-3 लेक्चर के बाद एक बार जरूर बताएंगे कि पाई एक्चुअली है क्या. एक छोटी सी बात और जान लेते हैं. अब अगर हम रेडियन से डिग्री बनाएं, जैसे हमने क्या किया, यहां तो डिग्री से रेडियन बनाया. अब एंगल पाई बाई 2 है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. अगर रेडियन से डिग्री बनाना हो तो उल्टा कर दो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, तो यहां कितना आ जाएगा? वापिस वही 90 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है. अगर क्या कहा मैंने, फिर से आप नोट कर लें आप अपनी नोटबुक में. अगर डिग्री से रेडियन बनाना हो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, और अगर रेडियन से
रेडियन से डिग्री बनाना हो, रेडियन से डिग्री बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये सब बच्चे हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया। अब सब एक बार इस लेक्चर को बहुत अच्छे से जाने, एक एक चीज को प्यार से आराम आराम से सुने बच्चे। बहुत जल्दी में सुनोगे तो बहुत कुछ बातें मिस हो सकती है। सुन करके 2-2 मिनट सुन करके पॉज करके उसके बारे में सोचें और फिर अपनी नोटबुक पे नोट करते रहें, नोट्स बड़े अच्छे से बनाएं, इन सब बातों को नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इस एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।